नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 दिसंबर सन 2025। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:45 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कोहरे का कहर, रात्रिकालीन बस सेवाओं पर GM ने बुलाई बैठक। अब से 23 जिलों वाला हुआ हरियाणा, हांसी को जिला बनाने का नोटिफिकेशन हुआ जारी, हिसार की सीमाएं बदली। हरियाणा में CSIR UGC नेट पेपर केस में खुलासा, ACP बोले लीक नहीं हुआ पेपर। हरियाणा की जेलों में बंद महिला कैदियों को बड़ी राहत। गुरुग्राम में बदला दफ्तरों का समय, घर से काम करेंगे अब 50% कर्मचारी। हरियाणा में ऐसे वर्ग के इन छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, सरकार ने स्कूलों से मांगी जानकारी। भिवानी में HKRN कर्मचारियों का नागरिक अस्पताल में प्रदर्शन, बोले 3 महीनों से नहीं मिली सैलरी। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई GDP मापने का तरीका, अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। फास्टैग से अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का होगा पेमेंट, सड़क परिवहन मंत्रालय ला रहा है योजना। ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं होगा, रेलवे ने कहा मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी। अरावली पर्वत बचाने के लिए आंदोलन, जोधपुर में लाठीचार्ज, राजस्थान के कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े, सिक्कर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। और सोनिया गांधी बोली मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते, मनरेगा खत्म होगा तो करोड़ों गरीब बेरोजगार होंगे। आज 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर को भारत में मुख्य रूप से किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में होता है, जिन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए काम किया, जो किसानों के मसीहा भी माने जाते थे। यह दिन भारत के किसानों के योगदान को सम्मानित करने और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड बढ़ती जा रही है। सोमवार की सुबह प्रदेश के करीब सभी जिलों में कोहरा छाया रहा। इससे न केवल रात के तापमान बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, बल्कि आने वाले दिनों में भी कोहरा और ठंड का डबल अटैक जारी रहेगा। वहीं कोहरे को देखते हुए गुरुग्राम में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों की ओर चल रही उत्तर पश्चिमी हवा के कारण पूरे प्रदेश ने अब ठंड के आगोश में ले लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिसंबर माह के अंतिम पखवाड़े में ठंड बढ़ने का अनुमान है। वहीं मौसम के जानकारों माने तो 24 दिसंबर से पूरे प्रदेश में ठंड ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 24 से हवाओं का रुख बदल जाएगा, जिसके बाद उत्तर बर्फीली हवाएं चलेंगी। इससे पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है, साथ ही सूखी ठंड और पाला पड़ने की भी संभावना है। हरियाणा में अब सोमवार से 23 जिले हो चुके हैं। हांसी को अलग जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हरियाणा की मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से एक लेटर जारी हुआ है। इसमें लिखा गया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 5 के साथ पठित हरियाणा भू राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हिसार जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं और उसके उपमंडलों की संख्या बदलते हैं, ताकि हांसी नाम से एक नया जिला बनाया जा सके, जिसमें हांसी और नारनौद उपमंडल शामिल होंगे। वर्तमान में हिसार जिले में 6 तहसील और 3 उप तहसील है। तहसील हिसार, हांसी, नारनौद, बरवाला, बास और आदमपुर, बालसमंद, उकलाना और खेरी जालब उप तहसील है। हांसी जिला बनने से 3 तहसील अलग हो जाएंगे। अब बास, नारनौद व हांसी अलग जिले में गिने जाएंगे। हिसार में हिसार और बरवाला उपमंडल रह जाएगा। इसके अलावा हांसी में नारनौद और हांसी 2 उपमंडल गिने जाएंगे। हांसी के जिला बनने के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। हांसी के लोगों को अब प्रशासनिक कामों और DC से मिलने के लिए हिसार नहीं जाना होगा। वहीं हांसी में ही DC बैठेंगे। इसके साथ ही मुकदमों की पैरवी के लिए भी हिसार जिला कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। हांसी में ही जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन होगा। जिला न्यायाधीश भी बैठेंगे। इसके अलावा हांसी के जिला बनने से इलाके का विकास तेजी से हो सकेगा। सरकार जिले के विकास के लिए नई योजनाएं लाएंगी, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सूबे के जेलों में सजा भुगत रही महिलाओं और उनके बच्चों के हित में एक राहत भरा फैसला लिया है। इसके तहत अब छोटे बच्चे 8 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ जेल में ही रह सकेंगे, जबकि पहले यह समय सिर्फ 6 साल था। जेल विभाग के इस फैसले से उन बच्चों को सबसे ज्यादा राहत पहुंचेगी जिनका बाहर कोई भी सहारा नहीं है। इस फैसले से बच्चों के पालन पोषण, मानसिक विकास और देखभाल में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिल सकेगी। जेल DC आलोक राय ने बताया कि माँ और बच्चे को अलग अलग रखने पर
दोनों का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में कई बार माँ या फिर बच्चा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब माँ और बच्चा लंबे समय तक साथ रहेंगे तो भावनात्मक सुरक्षा बनी रहेगी और बच्चे का समुचित विकास भी हो सकेगा। प्रदेश के 20 में से 17 जेलों में महिला वार्ड है। इन जेलों में बंद महिला कैदियों के बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए महिला स्टाफ और प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। 2024-25 सत्र में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एससी छात्रों को 1,11,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा। यह योजना एससी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसे लागू किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जिलों से योग्य विद्यार्थियों का विवरण जैसे विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, प्रतिशत और बैंक अकाउंट आदि शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति मनोबल बढ़ेगा ताकि वे भविष्य में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके। सरकार का यह निर्णय शिक्षा जागरूकता के प्रति अहम कदम है। शिक्षा विभाग द्वारा मुफ्त वर्दी योजना के तहत 2025-26 के विद्यार्थियों का डेटा वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड और फैमिली ID गलत है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि वर्दी के लिए निश्चित राशि उनके खाते में भेजी जा सके। विभाग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि तुरंत बैंक खातों को ठीक किया जाए ताकि विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी योजना का लाभ मिल पाए। हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार, ठगी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस महानिदेशक यानी DGP OP सिंह ने साफ कर दिया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी ठगी या फिर अपराध में रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच की औपचारिकता में समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान के आर्टिकल 311(2) के तहत सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। DGP OP सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर लिखा कि ठग और बदमाश चाहे पुलिस में हो या फिर समाज में, पुलिस विभाग की नीति एकदम साफ है, कानून को जवाब देना होगा। DGP ने बताया कि उन्होंने सभी SP और CP को निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी पुलिसकर्मी आपराधिक गतिविधियों में रंगे हाथ पकड़ा जाए उसके लिए अलग से जांच बैठाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में संविधान द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। OP सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कोई चेतावनी मात्र नहीं है, बल्कि बीते 2 महीनों में इस नीति के तहत कई मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। रंगे हाथ पकड़े गए पुलिसकर्मियों को सेवा से हटाया गया है और आगे भी यही नीति सख्ती से लागू रहेगी। DGP का यह सख्त रुख पुलिस महकमे की छवि सुधारने और ईमानदार पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। संदेश साफ है कि वर्दी में अपराध बर्दाश्त नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन विधायी कार्यों, तीखी बहसों और महत्वपूर्ण घोषणाओं के नाम रहा। सत्र के दौरान जहां एक और पूर्व विधायकों के लिए आर्थिक लाभ वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के पारित होने से राज्य के लगभग 550 पूर्व विधायकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन, महंगाई राहत और यात्रा भत्ते पर कुल 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय थी, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा पूर्व विधायकों को अब प्रति माह 10,000 रुपए का अतिरिक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सदन ने इस प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी दे दी। प्रश्नकाल के दौरान नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने अपने क्षेत्र में जल भराव की गंभीर समस्या का मुद्दा उठाया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जवाब दिया कि 18 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है और वह काम की प्रगति की फोटो भी साथ लेकर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में प्रदूषण से हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और स्मोक की घनी चादर ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों का खुली हवा में सांस लेना तक दूभर हो चुका है। AQI की गंभीर श्रेणी में दर्ज होने के बाद CAQM ने ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की पाबंदियों से जूझना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कॉर्पोरेट और प्राइवेट संस्थानों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। वहीं
सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। CAQM द्वारा 13 दिसंबर को जारी आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऑफिसों को केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही संचालित करने की परमिशन दी जाती है, जबकि बाकी के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह नियम उन सभी गैर आवश्यक सेवाओं पर लागू होगा जो डिजिटल मोड में संचालित हो सकती है। प्रशासन का यह कदम सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदेश सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का रहेगा और गुरुग्राम व मानेसर नगर निगम के कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक का होगा। वहीं सोहना, पटौदी और मंडी नगर परिषदों और फरोख नगर समिति के दफ्तरों का समय भी सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक का रहेगा। भिवानी के नागरिक अस्पताल में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत लगे कर्मचारियों ने सैलरी न मिलने के कारण रोष जताया। उन्होंने कहा कि करीब 3 माह से सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सैलरी नहीं मिलने पर अन्य संगठनों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। स्वास्थ्य विभाग के HKRN कर्मचारी जिला प्रधान दीपक तौर ने कहा कि प्रदेश भर के 8000 से अधिक HKRN पर लगे कर्मचारियों की सैलरी पिछले 3 माह से नहीं मिल पाई है, जिसके विरोध स्वरूप नागरिक अस्पताल में कर्मचारियों ने सरकार से जल्द से जल्द सैलरी देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव में भाजपा सरकार को हमने माँ बाप समझकर वोट दिया और आज हम पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जब कोई भी घरों से नहीं निकला और कोई संकट में सामने नहीं आया तो HKRN के कर्मचारियों ने आगे आकर कोरोना पीड़ितों की जान बचाई थी। इस दौरान सैलरी नहीं मिलने के कारण भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि वे कई बार अधिकारियों तक मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। 3 माह से सैलरी नहीं आने के कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बच्चों की स्कूल तक फीस देने का भी पैसा नहीं है, घर में भी खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है और आने जाने के लिए किराया तक नहीं है, इसलिए उन्हें सैलरी जल्द से जल्द दी जाए। हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जुलाना में जननायक जनता पार्टी यानी JJP की आयोजित रैली की सफलता के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए विकास, रोजगार और सामाजिक योजनाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके कार्यकाल में मेवात क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के लिए जमीन तक नहीं तलाश कर पाए। उन्होंने इसे सरकार की विफलता करार दिया। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ATL कंपनी ने लिखित रूप में आश्वासन दिया था कि वह 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो जननायक जनता पार्टी यानी JJP आंदोलन करेगी। वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे बुजुर्ग वर्ग में भी भारी निराशा है। महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायिका मंजू चौधरी ने हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर से अपने क्षेत्र के हकों की आवाज मजबूती से उठाई। प्रश्नकाल के दौरान विधायिका मंजू चौधरी ने पंचायत मंत्री अरविंद शर्मा से नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सचिवालयों को लेकर अहम सवाल किया। उन्होंने पूछा कि उनके क्षेत्र में वर्तमान समय में कितने ग्राम सचिवालय बने हुए हैं और भविष्य में कितने नए ग्राम सचिवालय बनाने की सरकार की योजना है। पंचायत मंत्री अरविंद शर्मा ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में इस समय 27 ग्राम सचिवालय पहले से ही निर्मित हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा क्षेत्र के ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए 22 नए ग्राम सचिवालयों को भी मंजूरी दे दी गई है। मंत्री के इस जवाब के बाद नांगल चौधरी क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल बना है। इससे पूर्व भी विधायिका मंजू चौधरी ने 2 दिन पूर्व नांगल चौधरी क्षेत्र की बिजली समस्या, 2 गाँव के नेशनल हाईवे पर अंडरपास की समस्या तथा BPL कार्ड काटने की समस्या को लेकर भी सदन में सवाल उठाया था। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी अरावली बचाओ मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। यह मुहिम राजस्थान सहित पूरे भारत में समाज सेवियों व पर्यावरण प्रेमियों द्वारा शुरू की गई है, जिसके बाद तेजी से यह बढ़ती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अरावली पर्वतमाला को लेकर उठ रहे विवाद पर सोशल मीडिया में अपनी वीडियो डालकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य, अस्तित्व और सांसों से जुड़ा सवाल है। राव नरेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार करने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अरावली को कमजोर करने का मतलब रेगिस्तान को खुला न्योता देना है, जिससे उत्तर भारत में लू और तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही प्रदूषण और जल संकट भी और गहराएगा। राव नरेंद्र सिंह के अनुसार अरावली उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है, शहरों के फेफड़े हैं और यह देश का सबसे बड़ा भूजल रिचार्ज जोन भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि अरावली एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है, जिसमें छोटी बड़ी पहाड़ियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की बड़ी चोटियां।
उन्होंने इसे दीवार की ईंट से जोड़ते हुए कहा कि यदि दीवार से एक ईंट भी हटती है तो पूरी सुरक्षा कमजोर हो जाती है। राहुल नरेंद्र सिंह ने मांग की कि अरावली का मूल्यांकन उसकी ऊंचाई के आधार पर नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की अरावली पर्वतमाला पर खनन किया जा सकता है, जिसके बाद पूरे राजस्थान में इस फैसले के विरोध में स्वर तेज उठने लगे हैं। हरियाणा में संयुक्त CSIR UGC नेट के पेपर लीक दावे और गोहाना में दर्ज कराई गई FIR में खुलासा हुआ है। सोमवार को गोहाना के ACP राहुल देव ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि ये पूरा मामला बच्चों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठने यानी कि चीटिंग का था। ACP ने बताया कि स्टूडेंट्स को पेपर उपलब्ध करवाने का झांसा देकर गोहाना की एक कबड्डी अकेडमी में लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जाँच के लिए ACP जीत सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में एक SIT भी बनाई गई है। ACP राहुल देव ने सोमवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 18 दिसंबर को ही नेट की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम से जुड़ी हुई किसी भी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ACP ने आगे बताया कि कबड्डी एकेडमी में मौके पर 15 से 16 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिन्हें केमिस्ट्री और जनरल साइंस के पेपर दिखाकर यह कहा जा रहा था कि यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। यह एक प्रकार की धोखाधड़ी थी, न कि पेपर लीक का मामला। ACP ने कहा कि यह मामला केवल चीटिंग और ठगी का है, किसी भी स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है। जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो पेपर लीक की पुष्टि करे। यह छात्रों के हित से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस इसमें गंभीरता से जांच कर रही है। केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के लिए पैमानों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई यानी CPI और देश की विकास दर यानी GDP के आंकड़े नई सीरीज यानी नए बेस ईयर के साथ जारी किए जाएंगे। वहीं मई 2026 से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के आंकड़े भी नई सीरीज में जारी होंगे। GDP और IIP के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा, तो वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा। अभी GDP और रिटेल महंगाई के आंकड़े पुराने आधार वर्ष यानी 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते रहे हैं, जबकि दुनिया भर के कई देशों में ये हर 5 साल में अपडेट हो जाते हैं। बेस ईयर में इस बदलाव का मुख्य मकसद डेटा को मौजूदा दौर की जरूरतों और खपत के हिसाब से ज्यादा सटीक बनाना है। लंबे समय से एक्सपर्ट ये मांग कर रहे थे कि आधार वर्ष को अपडेट किया जाए, क्योंकि पिछले 1 दशक में लोगों के खर्च करने के तरीके और सामानों की प्राथमिकता बदल गई है। नई सीरीज आने से सरकारी डेटा देश की आर्थिक स्थिति की ज्यादा वास्तविक तस्वीर पेश कर पाएगा। अभी रिटेल महंगाई के कैलकुलेशन में फूड आइटम्स यानी कि खाद्य पदार्थों का हिस्सा काफी अधिक होता है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नई सीरीज में खाने पीने की चीजों की वेटेज को कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है, वे खाने की बजाय दूसरी सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर अधिक खर्च करने लगते हैं। नई सीरीज में इन आधुनिक जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें अब तेज हो गई हैं। राजस्थान के उदयपुर में कई संगठन प्रदर्शन कर अरावली बचाने के लिए एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता, करणी सेना, फाइनेंस ग्रुप और कई समाजों के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली राजस्थान का फेफड़ा है, सरकार इसे खत्म करना चाहती है। मैं चैलेंज करता हूं कि इस अरावली को खत्म नहीं होने देंगे। सीकर में पर्यावरण प्रेमी पवन ढाका ने कहा कि इंसान को निकालकर उसके घर को तोड़ दिया जाए तो वह कहां पर जाएगा। इंसान तो फिर भी कोई झोपड़ी बना लेगा, लेकिन यह जीव जंतु क्या करेंगे। सीकर सांसद अमराराम ने कहा कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक जो अरावली पर्वतमाला है उसको भी भू माफियाओं के दबाव से तहस नहस करने का काम किया जा रहा है, जिससे पूरे देश की जीवन लीला समाप्त होगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 638 अंक चढ़कर 85,567 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 206 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 26,172 के लेवल पर बंद हुआ। मेटल और IT शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। इसके अलावा बैंक और फार्मा शेयर भी चढ़े। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, तो वहीं सोना 2,191 रुपए बढ़कर 1,33,970 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 7,660 रुपए बढ़कर 2,07,727 रुपए पर पहुंच गई। इस साल अब तक सोना 57,808 रुपए और चांदी 1,21,710 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,22,717 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।